स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के राजवंश के अंतर्गत राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बारे में। सभी टॉपिक को हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको सभी टॉपिक आसानी से याद हो जाए। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित अगर आपने ये सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इनको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से पहले ये सभी वीडियोस देख लीजिएगा। इससे पहले हमने दक्षिण भारत के राजवंश के अंतर्गत पल्लव वंश और चाणक्य वंश के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम देखेंगे राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश, जिसमें सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को इसके सामंत दंतिदुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश का साम्राज्य आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंतिदुर्ग और इनकी राजधानी थी मान्यखेत। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत के बड़े भूभाग पर राज्य करने वाला राजवंश था और इनका समय है 735 से 982 ईस्वी के मध्य। तो इन्होंने कई वर्षों तक शासन किया है। राष्ट्रकूट वंश का साम्राज्य विस्तार आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे कई सारे शासक दिए गए हैं जो भी राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं, लेकिन हमें सभी शासक के बारे में नहीं पढ़ना है। जिन शासकों के समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं सिर्फ उन्हीं को देखेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न वो बनते हैं। तो इसमें जो प्रमुख शासक है वो है दंतिदुर्ग, इसके संस्थापक हैं। इसके बाद आते हैं कृष्ण प्रथम, ध्रुव जिन्हें धारवर्ष भी कहते हैं, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में देखेंगे और कृष्ण तृतीय के बारे में। ये सभी जो राजा हैं इन्हीं से संबंधित सभी टॉपिक को हम देखने वाले हैं। और तैलप द्वितीय ने इनका साम्राज्य का अंत कर दिया था, तो ये अंतिम में आते हैं। तो इन सभी राजवंश राजा के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कृष्ण प्रथम के बारे में। दंतिदुर्ग के बाद अगला शासक कृष्ण प्रथम हुआ था। इसने अपने शासनकाल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर एलोरा के कैलाश मंदिर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ये मंदिर, इसका निर्माण करवाया था जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह अखंड है, यानी ये एक ही पत्थर से निर्मित किया गया है। अब देखते हैं ध्रुव के बारे में, जिन्हें धारावर्ष भी कहते हैं। ध्रुव ने 780 ईस्वी में अपने भाई गोविंद द्वितीय को गद्दी से हटाकर शासक बनता है। ध्रुव ही वह पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज को झांसी के निकट एवं पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना दोआब के पास में पराजित करते हैं। तो यहाँ पे आप ये पाल राजवंश देख सकते हैं और इस तरफ है प्रतिहार के राजा वत्सराज का शासन। तो यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश है, तो इनके बीच में त्रिपक्षीय युद्ध होता रहता था, त्रिपक्षीय संघर्ष था, तो इन्हीं से इनका संघर्ष यानी युद्ध होता है। तो ये आपको तीनों वंश इनके समकालीन है, सभी वंशों को ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं गोविंद तृतीय के बारे में। इसने पल्लव, पांड्य, केरल जिन्हें चेर कहते हैं, चेर, प्रतिहार और गंग शासकों को पराजित किया। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं ये चेर वंश है, पांड्य है, पल्लव है, इन सभी को इसने पराजित किया है। ऊपर प्रतिहार है और यहाँ बीच में गंग शासक थे। अब देखते हैं अमोघ वर्ष के बारे में। अमोघ वर्ष गोविंद तृतीय का पुत्र था। अमोघ वर्ष को राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसके गुरु का नाम जिनसेन था। अमोघ वर्ष स्वयं एक महान विद्वान था। इसने कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ कवि राजमार्ग की रचना की थी। तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अमोघ वर्ष ने अपने जीवन का अंत कर लिया था। तो अमोघ वर्ष से संबंधित आपको ये सभी टॉपिक ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कृष्ण तृतीय के बारे में। कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक प्रांतक वन को पराजित किया था। जो युद्ध हुआ था तक्कोलम का, ये हुआ था 949 ईस्वी में। कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषाई कवि पूर्ण रहा करते थे। इन्होंने ही शांति पुराण की रचना की थी और इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था। बादामी के चालुक्यों के वंशज राष्ट्रकूटों के सामंतों की हैसियत से राज करते रहे। बादामी के चालुक्य यहाँ पर पहले थे, हमने देखा था पिछली वीडियो में। इन सामंतों में अंतिम तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के शासन को समाप्त कर दिया और 973 ईस्वी में कल्याणी चालुक्य की स्थापना करते हैं। इससे पहले यहाँ पे बादामी के चालुक्य का शासन था। इनका शासन समाप्त करके यहाँ पे राष्ट्रकूट शासक आते हैं, राष्ट्रकूट वंश का शासन कायम होता है। और इसके बाद में इसके जो सामंत थे बादामी के चालुक्य के, वो राष्ट्रकूट शासक के अंतर्गत ही शासन करते थे, लेकिन उनमें से एक थे तैलप द्वितीय। ये क्या करते हैं कि ये राष्ट्रकूटों को शासन को समाप्त करते हैं और
कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करते हैं, जिसे पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कल्याणी के चालुक्य का वंश है, इसका विस्तार करते हैं जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के ऊपर पूरी तरह से कायम हो जाता है। तो ये अंतिम इसके शासक कर्क थे। ये सभी टॉपिक आपको राष्ट्रकूट वंश से संबंधित याद रखने हैं। यहाँ पे आप राष्ट्रकूट वंश का साम्राज्य देख सकते हैं। यहाँ पे कन्नौज पे अधिकार करने के लिए इनका प्रतिहार और पाल वंश के साथ में युद्ध भी होता रहा है, त्रिपक्षीय जो युद्ध होता था। तो इनका साम्राज्य का विस्तार आप मैप में देख सकते हैं। एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के ही समय हुआ था। एलोरा में 34 गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं, 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। ये जो एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने थे। यहाँ बौद्ध की 12 गुफाएं हैं 1 से 12 तक, और 17 हिंदू गुफाएं हैं 13 से 29 तक, और 5 जैन गुफाएं हैं 30 से 34 तक। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवीनेट्स ने 17वीं शताब्दी में किया था। तो ये आप चित्र भी देख सकते हैं जो एलोरा की गुफाओं से संबंधित हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चोल वंश के बारे में। इनका जो समय है वो है 850 से लेके 1279 ईस्वी के मध्य। 3वीं शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास चोल वंश का फिर से उदय होता है। पल्लवों के सामंत विजयालय ने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना की। इसे चोल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि चोल वंश के बारे में हम संगम वंश से जब संगम काल पढ़ रहे थे उस समय भी पढ़ा था। इसके बाद में इनका 3री शताब्दी में अंत हो जाता है, पतन हो जाता है। उसके बाद ये 9वीं शताब्दी में फिर से उदय होता है इनका। तो इसमें जो 9वीं शताब्दी में इसके संस्थापक हैं इन्हें द्वितीय संस्थापक कहते हैं, और ये हैं विजयालय। इनकी राजधानी तंजौर थी। इसमें प्रमुख शासक है प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। यहाँ पे आप मैप चोल साम्राज्य देख सकते हैं, और ये मैप है 900 AD के आसपास का। चोल वंश में भी कई सारे राजा हुए हैं, हमें सभी के बारे में नहीं पढ़ना है। इसमें 4 प्रमुख राजा हैं जिनके बारे में पढ़ना है। ये है विजयालय चोल, इसके संस्थापक हैं परांतक वन है, राज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है। इन 4 राजाओं के बारे में पढ़ना है, और इसके अंतिम राजा हैं राजेंद्र चोल तृतीय। अब हम देखते हैं एक राजा के बारे में। पहले है विजयालय। इसी ने 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य की स्थापना की। इसने तंजौर को जीतकर इसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र परांतक प्रथम चोल साम्राज्य का अगला शासक हुआ। अब देखते हैं प्रांतक प्रथम के बारे में। इसने शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। इतिहास में इस युद्ध को तक्कोलम का युद्ध कहा गया है, और इसमें चोलों की बुरी तरह हार हुई। इस युद्ध में प्रांतक का बड़ा पुत्र राजादित्य भी मारा गया। तो यहाँ पे चोल साम्राज्य है, यहाँ पे राष्ट्रकूट है, क्योंकि ये आसपास ही अगल बगल ही इनका साम्राज्य है। तो इनमें आपस में साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध होता रहता था। प्रांतक वन ने पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय को पराजित करके मदुरई कोट की उपाधि धारण की। यहाँ पे पांड्य शासक है, इनका युद्ध चोलों का युद्ध पांड्य शासकों से भी होता रहा है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं राजराज प्रथम के बारे में। राजराज प्रथम चोल वंश का सबसे महान और शक्तिशाली राजा था। यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। इसी ने तंजौर में प्रसिद्ध वीरदेश्वर या इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था। और राजराज प्रथम ने ही जल सेना प्रारंभ की थी चोल के समय में। इसके बाद राजेंद्र प्रथम अगला शासक बनता है। तो यहाँ पे आप बृहदेश्वर मंदिर देख सकते हैं इस चित्र में, और ये है बृहदेश्वर मंदिर में एक प्रतिमा है राजराज चोल की। तो ये आप यहाँ पे चित्र में प्रतिमा भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। चोल धर्म का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के ही समय हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण लंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। उन्होंने 1022 ईस्वी में उत्तर भारत की ओर एक अभियान का नेतृत्व किया और उसी मार्ग का अनुसरण करके गंगा नदी को पार किया, जिसका पहले समुद्रगुप्त ने पालन किया था और पाल शासक महिपाल प्रथम को हराया था। उन्होंने यानी राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोट चोल, इसे कहते हैं गंगा के चोल विजेता की उपाधि धारण की और कावेरी नदी के मुहाने के पास नई राजधानी का निर्माण कराया और इसे गंगई कोट चोलपुरम, जिससे अर्थ होता है गंगा शासकों के चोल विजेता का शहर कहा।
चोल गंगम नामक तालाब का भी निर्माण करवाया था राजेंद्र प्रथम ने, और इसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया, क्योंकि इनके पास में जो सेना थी वो थी, नेवी की सेना काफी थी, यानी कि समुद्र मार्ग से काफी राज्यों पे इन्होंने अधिकार किया था। तो इसलिए जो बंगाल की खाड़ी थी उसे चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, क्योंकि यहीं से दूसरे जो देश होते थे वहां पे ये लोग अपना शासन करते थे। राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा इंडोनेशिया पर आक्रमण किया और वहां के शासक शैलेंद्र सिंह को पराजित कर दिया। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय हुआ। उसके बाद कोई योग्य शासक नहीं हुआ, जिसके कारण यह वंश समाप्त हो गया। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं चोल साम्राज्य का विस्तार, ट्रेड रूट, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इसी रास्ते से चोल साम्राज्य के समय में व्यापार होता था और ये चीन तक रास्ता जाता है। और यहाँ पे चोल साम्राज्य का विस्तार देख सकते हैं, ये जो नीले कलर में आप देख रहे हैं ये चोल साम्राज्य का विस्तार है। यहाँ पे संपूर्ण श्रीलंका को भी अपने अधीन कर लिया था इन्होंने। और चोल साम्राज्य का प्रभाव भारत के अलावा कई सारे देशों पर था, जो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, जो ये पिंक कलर से है, ये सभी जगहों पर चोल साम्राज्य का प्रभाव था। नेक्स्ट अब इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, चोल वंश में भगवान विष्णु के उपासक को अलवार कहते थे और चोल वंश में भगवान शिव के उपासक को नैनार कहते थे। चोल काल में सोने के सिक्के को कांसु कहा जाता था। चोल वंश के अधिकतम शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। चोल वंश में राजा अपना उत्तराधिकारी अपने शासनकाल में ही घोषित कर देता था। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता है, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं सबसे अधिक विख्यात हुई हैं। 72 व्यापारी का एक चोल दूत मंडल 1077 ईस्वी में कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में चीन भेजा गया था, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। चोलों ने नौसेना की सहायता से श्री विजय सिंघल, जिसे लंका कहते हैं, यानी श्रीलंका को सिंघल भी कहते हैं, मालदीव आदि द्वीप पर विजय प्राप्त की थी। तो ये सभी द्वीपों को ध्यान रखना है, इनकी नौसेना काफी सुदृढ़ थी। इसी के माध्यम से इसी के अनुसार इन्होंने श्री विजय सिंघल और श्रीलंका, मालदीव आदि द्वीपों पर विजय प्राप्त की। बृहदेश्वर मंदिर परिसर में नंदी की एकास्म विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत के विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। यहाँ चित्र में आपकी नंदी की मूर्ति देख सकते हैं। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में 6 मंडलों में विभक्त था, जिसे मंडल को यहाँ पे प्रांत कहते हैं, और मंडलम जो होते थे वो कोट्टम में विभक्त थे। कोट्टम नाडु में विभक्त होते थे और ये नाडु झीलों का रूप होता था, एवं नाडु कई कुर्रबों में विभक्त था। ये सभी जो भी इसमें आपको सभी ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे कौन सा किस प्रकार से छोटा था। 6 मंडल में विभक्त था इनका पूरा चोल साम्राज्य, और ये जो मंडल होते थे ये विभक्त होते थे कोट्टम में, और कोट्टम नाडु में विभक्त होता था और नाडु कुर्रमों में विभक्त होता था। और यहाँ पे कई सारे शब्द हैं जिनके बारे में जान लेते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सर्वसाधारण लोगों की समिति होती थी, सभा या महासभा। यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। नगरम, ये व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोलकालीन गांव की गतिविधि की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वरियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट्टो वरियम कहा जाता था। तो चोल वंश से संबंधित आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्नों को। पूरे श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था, तो ये थे राजा प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात मंदिर का निर्माण कराया था, तो ये कराया था राष्ट्रकूटों ने। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, तो ये थे राजा प्रथम। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी, तो ये थी तंजौर, जिसे तंजाउर भी कहते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये थे दंतिदुर्ग। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, तो ये थे चोल। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया, तो ये थे तैलप द्वितीय। ऑप्शन डी सही होगा। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। ऑप्शन बी सही है। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, तो ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन सी सही है इसमें।
नेक्स्ट है 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो ये थे विजयालय। ऑप्शन ए सही है। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। ऑप्शन डी सही है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, किस देवता को समर्पित है? तो ये है विष्णु को। ऑप्शन बी सही है। आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।